बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान की सलामती की तारीख का वो अहम दिन है जब एक बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला करने की नापाक कोशिश की, लेकिन उसे जो जवाब मिला वो पूरी दुनिया ने देखा। और जिस तरीके से उनके पायलट को गिरफ्तार किया गया और जो कुछ उसने तस्लीम किया कि किस तरीके से पाकिस्तान पर यह हमला करने की कोशिश की गई, फिर साथ साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्क अमन के साथ ही रह सकते हैं। जो कुछ हुआ पूरी तारीख आपके सामने है। जिस तरीके से दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की थी, जिस तरीके से जंगी हथियार पाकिस्तान के अंदर घुस आए थे और फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के जवानों ने जिस तरीके से उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था, वो भी पूरी कौम के सामने है। उस रोज भी पूरी कौम ने और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने, इस्करी अदारों ने मिलकर इस बात का अज़म किया था कि अगर किसी दिन भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तानी कौम मिलकर उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। आपको तारीख के झरोकों में लेके जाते हैं। अभिनंदन पायलट थे हिंदुस्तान के, पाकिस्तान हमला करने आए थे, गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने क्या कहा, कहानी कैसे बयान की, कैसे गिरफ्तार हुए, जरा ये सुनिएगा। ऊपर से नीचे आते वक्त पैराशूट में मैंने दोनों मुल्क देखे और ऊपर से मुझे दोनों मुल्क में कुछ फर्क पता नहीं चला। दोनों एक जैसे ही खूबसूरत हैं और जब मैं नीचे गिरा था तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं पाकिस्तान में हूँ या मैं अपने देश भारत में हूँ, क्योंकि दोनों मुल्क एक जैसे ही लगे थे मुझे, सारे लोग भी मुझे एक जैसे ही लगे थे। उसके बाद फिर मुझे चोट लगी थी काफ़ी गहरी और मैं हिल नहीं पा रहा था, तो मैंने कोशिश की ये जानने के लिए मैं कि कौन से मुल्क में हूँ। तो फिर जब मुझे लगा कि मैं अपने मुल्क में नहीं हूँ तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे और उनका जोश काफ़ी ऊंचा था और वो चाहते थे कि वो मुझे पकड़ ले। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए, उन्होंने मुझे पकड़ा एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। एक पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे ये इन लोगों से बचाया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। और उसके बाद इस जहाँ पे मैं हूँ, मैं तब से यहाँ पे हूँ आपकी खातिरदारी के साथ। अभिनंदन गिरफ्तार क्या हुए, उसके बाद उन्होंने उस फलसफे को बयान किया जो शायद हिंदुस्तान के अंदर एक आम फौजी सोच रखता है, लेकिन हिंदुस्तान की लीडरशिप जो इस वक्त हिंदुस्तान की लीडरशिप है उसके शायद जहन पर एक जंगी जुनून सवार है। और जंगी जुनून क्यों ना हो, इसलिए कि उनकी सोच ही शायद ऐसी है, इसलिए वो वोट लेते हैं। इसी जंगी जुनून को सियासत के नजर में बेचा जाता है और फिर वोट लेके हुकूमत बनाई जाती है। मोदी सरकार ने इस जंगी जुनून को हिंदुस्तान के अंदर इतना बढ़ा दिया है कि अब वहां शायद ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि आखिर पाकिस्तान और भारत दोनों एक अच्छे हमसाये के तौर पर पुरअमन तरीके से क्यों नहीं रह सकते। अभिनंदन की यह सोच भी थी कि क्या जंग के जरिए दोनों मुल्क अपने मसाइल हल कर सकते हैं। जरा सुनिएगा अभिनंदन ने क्या कहा था, अमन कैसे कायम हो सकता है। क्या हो रहा है कश्मीरी के साथ वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। हमें थोड़ा सा शांति से सोचना चाहिए। आई फाइंड द पाकिस्तानी आर्मी अ वेरी फाइन प्रोफेशनल फोर्स एंड वेरी chivalrous. I am very impressed by the chivalry which has been displayed by the Pakistani army. लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता है। मुझे ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए अमन लाने के लिए, पर मुझे सिर्फ ये पता है कि अमन होना चाहिए। And I see no reason for us to continue with any kind of hostilities. मैं ये चाहता हूँ कि अमन रहे हमारे देश में और हम अमन में रह सकते हैं। 2 साल पहले जो कुछ हुआ था, आपने शायद टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ मनाजर देखे होंगे, कुछ नहीं देखे होंगे। उस रोज जो अस्करी जवान अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, जो मुल्क का दिफा कर रहे थे, उन्होंने इस हाल को कैसे देखा, इस वाकये को कैसे देखा और जिस तरीके से ये त्यारा गिरा उस रोज ऐनी शाहिदीन क्या कहते थे, जरा ये भी देखिएगा कि पाकिस्तानी जवान, पाकिस्तान की इंतजामिया के अराकीन, पाकिस्तानी डॉक्टर्स उस रोज ये मनाजर कैसे देख रहे थे। उस दिन को 9:45 का टाइम होगा, सुबह साउंड बैरियर ब्रेकेज की आवाज़ आई कि हमारे एयरक्राफ्ट ने साउंड बैरियर ब्रेक किया और साथ ही मुझे फ़ोन पे इतला मिली कि हमारा रिस्पांस, इंडियन एग्रेशन का रिस्पांस जारी है और जहाज़ों की आवाज़ें आ रही थी। और मीनवाइल ख़बर मिली कि एक जहाज़ मेरे एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी के अक़ब में आके गिरा है। तो उसी वक्त सर मैंने अपने फ़ौज को मैंने हरकत में लाई
वहाँ से जो भी नज़दीक तरीन यूनिटें थी उनसे मैंने क्विक रिएक्शन फोर्सेस मूव कराए और उनको अहकामात दी कि जाएं और जहाँ पर भी वो जहाज़ गिरा है उसको कॉर्डन करें, उसको रेस्क्यू करें और कोई अमला मिलता है तो उसको भी हिफाजत में ले लें। और उसी वक्त जब ये मैंने ऑर्डर दिए तो साथ ही मुझे ये इत्तला मिली कि ये एक इंडियन जहाज़ है, तो मैंने अपने अहकामात दोहराए और इस बात पर जोर दिया कि पायलट को खुसूसन हिफाजत के साथ तिबी इमदाद तक पहुँचाए। 27 फरवरी सन 2019 को QRF की टीम विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़कर बटालियन हेडक्वार्टर में लाई, जहाँ पर मैं मेडिकल ऑफिसर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। उसके नाक और चेहरे में से खून बह रहा था, उसका चेहरा और सर ज़ख्मी थे। पाकिस्तान आर्मी का प्रोफेशनल होने के नाते और मेडिकल और इंसानी एथिक्स को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उसकी इब्तिदाई तिबी इमदाद फ़ौरन शुरू की। मैंने उसके वाइटल साइंस चेक किए, उसको पेन किलर इंजेक्शंस और IV फ्लूइड्स लगाए, उसके ज़ख्म साफ़ किए और उसकी पट्टी की। इस लिहाज से देखा जाए तो आज का दिन एक फतह का दिन है। इस रोज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया था अपने उस बुज़दिल दुश्मन को जो हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ किसी न किसी साजिश में लगा रहता है। लेकिन पाकिस्तानी कौम आज भी, पाकिस्तानी सियासी लीडरशिप, पाकिस्तान की फौजी लीडरशिप इस बात पर यकीन रखती है कि हम इस खित्ते में अमन चाहते हैं। इस अमन की ख्वाहिश को ना हमारी कमजोरी समझा जाए, ना ये समझा जाए कि पाकिस्तान किसी ऐसी जंग से भागना चाहता है जो उस पर मुसल्लत की जाए। जब भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई मुसल्लत की गई तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार बारहा कह चुके कि हमारी इस अमन की ख्वाहिश को कभी हमारी कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तान ने एलानिया हिंदुस्तान को दिन की रोशनी में जवाब दिया। हमने न सिर्फ भरपूर जवाब दिया बल्कि दुश्मन के 2 जंगी जहाज भी मार कराए। विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया और दुश्मन इस सारी कार्रवाई के दौरान इतना खौफजदा हुआ कि बदहवासी और पैनिक में अपने ही हेलीकॉप्टर और जवानों को मार गिराया। पाकिस्तान की क़यादत और अफवाज पाकिस्तान हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार थी। वी गेव देम अ ब्लडी नोज एंड इट इज स्टिल हर्टिंग। आज का दिन इस लिहाज से भी बड़ा अहम है कि आज पूरी पाकिस्तानी कौम इस योम फतह को जिस तरीके से मना रही है और इस अज़म का इजहार कर रही है। आपने सड़कों पर बैनर्स लगे देखे, होर्डिंग्स लगे देखे और पूरी कौम ये चाहती है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत से मजबूत हो और पाकिस्तान आगे बढ़ के दुनिया में अपना किरदार अदा करे। लेकिन इस खित्ते के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान को घेरा गया और जिस तरीके से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है और पाकिस्तान को जिस तरीके से टारगेट बनाया जाता है, इसकी मिसाल शायद दुनिया में कम ही मिलती है। क्योंकि कश्मीर के अंदर जिस तरीके से भारत जुल्म कर रहा है और जिस तरीके से कश्मीर पर कब्जा किया गया है, उस कब्जे पर पूरी दुनिया खामोश दिखाई देती है। लेकिन पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत आज भी पुरअज़म है कि दफ़ा पाकिस्तान के लिए हम अपनी जान तक देने से गुरेज नहीं करेंगे। आज के दिन, फतह के दिन, हम एक बार फिर पाकिस्तान की लीडरशिप हिंदुस्तान को दावत दे रही है, आए मिलकर मसला कश्मीर भी हल करें और तमाम उन मसाइल को जिनको मेज़ पर बैठकर हल किया जा सकता है, पाकिस्तान हल करने को तैयार है। लेकिन अगर कोई जंग लड़ना चाहता है, कोई अगर जंग मुसल्लत करना चाहता है, तो उसके लिए भी पाकिस्तानी कौम तैयार है। आज के प्रोग्राम इसका जायजा लेंगे कि आज हमारी अस्करी क़यादत, आज हमारी सियासी क़यादत, आज पाकिस्तानी कौम क्या सोच रखती है, हम हिंदुस्तान के साथ कैसे मामलात को बेहतर कर सकते हैं और अगर हिंदुस्तान इसी किस्म के एडवेंचर से बाज ना आया तो फिर हमें करना क्या है। हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क के 2 मुमताज़ दिफाई तजिया निगार जनाब जनरल टैड अमजद शुएब साहब और उनके साथ एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब मौजूद होंगे। जानेंगे हम आज पाकिस्तान एयरफोर्स की इस वक्त की एफिशिएंसी क्या है, पाकिस्तानी बरी अफवाज और बहरी अफवाज किस तरह तैयार हैं पाकिस्तान के दिफा के लिए और पाकिस्तान किस तरह अपना दिफा करना जानता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, दोनों मेहमानों से पूछेंगे कि अब हमें करना क्या है। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। जनरल टैड अमजद शुएब साहब और जनाब एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल अमजद शुएब साहब, प्रोग्राम का आगाज आपसे करते हैं। जनरल अमजद शुएब साहब, आज के दिन 2 साल पहले पाकिस्तान ने अपना भरपूर दिफा किया और दिफा करते हुए साबित किया कि कोई इस किस्म का एडवेंचर करने की जब भी कोई कोशिश करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि पिछले 2 साल के दौरान भी जो जंगी जुनून भारत के ऊपर सवार है, जो बयानात सामने आते हैं, जिस किस्म की हर्जा सराई की जाती है पाकिस्तान के खिलाफ, उससे हमें हिंदुस्तान बाज आता दिखाई नहीं देता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहां तक हर्जा सराई का ताल्लुक है वो तो उसकी एक सियासी जरूरत है,
क्योंकि मोदी ने अपना कैरियर बिल्ड किया था इसी बात पे कि पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, और वो यही बातचीत करता रहा। उसके अलावा तो बाकी झूठ है। आप देखिए कि उन्होंने सारा अपना नैरेटिव अपनी कौम के साथ झूठ बोल के तो अपना बिल्ड किया। जो सर्जिकल स्ट्राइक की ये बात करते हैं, आप देखिए वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, 2016 की वो बात करते हैं, आज दिन तक वही राग लाते रहते हैं। और उन्होंने अपने खेतों में जारी वीडियो बना के अपने लोगों को दिखाई। इसी तरह बालाकोट का जो आप इशू देखते हैं, वो देखते हैं उनका एक्शन, वहां पे हम सबको पता है कि चंद दरख्त और एक कौवा मारा गया, लेकिन वो वहां पे 250-300 लोगों के मारने की बात करते हैं। यहाँ एक जनाजा उठ जाए तो सारा पाकिस्तान देखता है कहाँ 250-300। लेकिन वो मसला ये है कि उनके लोग इन चीजों पे चूंकि यकीन कर लेते हैं तो उसकी पजीराई होती है, उसको वोट मिलता है, वो झूठ से बाज नहीं आ रहा। तो आप जो नारे सुनते हैं दर हकीकत वो खोखले हैं। आप इस चीज पे तवज्जो दें जो उसने कहा था कि काश हमारे पास राफेल तैयारे होते। बिल्कुल ठीक। जिस पे तवज्जो देनी चाहिए वो दिल की आवाज ये है जो उसके अंदर से निकली थी। और वो क्यों याद कर रहा था राफेल तैयारों को उस वक्त? उसकी वजह यही थी कि उसको पता था कि जो उनके साथ बीत चुकी है वो वाकई उनको सबक सिखा दिया गया। तो ये सूरत हाल है। नारे लगाएंगे लेकिन खोखले। आज चाइना ने एक तरफ से उनको जकड़ा हुआ है, और वो जो थोड़ी बहुत आपकी तरफ नरमी या हाथ बढ़ाएंगे वो इसी वजह से कि उनकी गर्दन उधर दबोची हुई है। वरना तो ये अपने वो सियासी जरूरत के मुताबिक नाराबाजी से बाज नहीं आएंगे और इसी तरह धमकी वाली बात करते रहें। शाह लतीफ साहब, हम अगर एयरफोर्स की बात करें, पाकिस्तान एयरफोर्स की, अक्सर ये तजिए जब किए जाते हैं, कहा जाता है कि हिंदुस्तान के पास बहुत बड़ा एक जो है अस्करी लिहाज से हमसे बर्तरी हासिल है। लेकिन जब भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई इस किस्म का एडवेंचर किया है, एयरफोर्स की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? और खासतौर पर 27 फरवरी का वाकया एयरफोर्स की तारीख एक बहुत बड़ा वाकया है। हिंदुस्तान को क्या इस बात का इदराक हो चुका है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स उनकी बर्तरी, तादाद की बर्तरी के बावजूद उन्हें जिस तरीके से जवाब दे सकती है, जो उनका एडवेंचर है उसका किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है? देखें जी, उनको इसका एहसास तो है, मगर अभी जैसे जनरल साहब ने कहा, वो अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जब भी हुकूमत किसी मुश्किल वक्त में होती है, और खासकर ये जो इंतखाबात का मामला है, इसमें लोगों के वोट लेने के लिए पाकिस्तान दुश्मनी का नारा लगाया जाता है और वहाँ ये बड़ी अच्छी तरह बिकता है। तो ये वो चीज़ है। फिर उनको जो एडवाइस करने वाले उनके आर्म फोर्सेस के कमांडर हैं, ये उनका काम है कि वो अपनी जो सियासी कुव्वत है उसको बताएं लीडरशिप को कि वो मुकाबला करने के काबिल नहीं है। आपने एयरफोर्स का जिक्र किया कि क्या 27 फरवरी एक ही दिन में हमने 1965 की जो जंग थी उसकी यादें ताज़ा नहीं कर दी? अगर उस वक्त एम आलम थे हमारे पास, तो इस वक्त नौमान और हसन जो हैं, 2 जहाज उन्होंने गिराए एक ही दिन में, और अपनी किसी चीज़ का हमने नुकसान नहीं होने दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज तो पूरी दुनिया को गया। मगर हम क्या करें कि जो इंडियंस हैं, न सिर्फ ये कि झूठ बोलते हैं, और जब वो नुकसान हुआ तो उस पर भी अजीब अजीब बातें करते रहे। उस वक्त तजब्जुब का आलम ये था कि अपना एक हेलीकॉप्टर उन्होंने खुद गिरा दिया, और बाद में क्लेम करने लगे जी हमने F-16 गिराया है, जबकि अमेरिका ने भी कह दिया कि हमारे F-16 में से एक भी F-16 कम नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो मीडिया उनका उसी तरह झूठ बोलता है जो हुकूमत चाहती है। मीडिया को उन्होंने बिल्कुल अपनी लाइन पे लगाया हुआ है, और अपनी पूरी आवाम जो है उनको उन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। लेकिन क्या आप लगते हैं कि वहां पे कुछ सेंस प्रिवेल कहीं करता है कहीं ना कहीं? अगर हम अभी नंदन का जो इंटरव्यू दिया उन्होंने, उसको अगर हम सामने रखें, जिसमें उन्होंने कहा कि जंग जो है अमन नहीं होता तो जंग होती है, क्या अमन की ख्वाहिश जो है ये इंडियन फौज के अंदर इसकी मजीद पजीराई हो सकती है, जो अभी नंदन की जो सोच थी यहाँ गिरफ्तारी के दौरान? नहीं, देखें, अमन की बात तो अब सारी दुनिया कर रही है ना, सिर्फ हम तो नहीं कह रहे। ठीक। कि अमन जो है उसकी कितनी जरूरत है, और खासकर ये जो दोनों मुल्क जो दोनों जौहरी कुव्वत रखते हैं। मगर हम क्या करें कि हम तो अमन की बात करते हैं, मगर हिंदुस्तान से उसका रिस्पांस नहीं आता। और हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि एक कदम लो, हम 2 कदम आगे लेने को तैयार हैं। वो ये कितनी मरतबा ये बात और ऑफर कर चुके हैं, मगर हिंदुस्तान की जो लीडरशिप है वो ये काम करने को तैयार नहीं है। ये अलग बात है कि अब दुनिया हिंदुस्तान को समझ गई है और बड़ी तेजी से समझ रही है। वो जो एक वक्त था सेकुलर इंडिया और शाइनिंग इंडिया वाला, अब वो नहीं है। दुनिया समझ गई है कि कितना झूठ बोलते हैं
और कितनी इनकी बातें जो है वो बिल्कुल फ्रेब है। जनरल शेर साहब, अभिनंदन के इंटरव्यू की जब हम बात कर रहे हैं, उसका ये कहना कि अमन की एक ख्वाहिश का इजहार करना, ये अमन की ख्वाहिश, जैसे कि मैंने शायद लतीफ साहब से पूछा, क्या इंडियन फौज के अंदर, इंडियन सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये प्रिवेल करती है या सारी सोसाइटी सी इस जंगी जुनून का शिकार ही है? देखिए, जो हिंदुत्व की फिलॉसफी थी उसके तहत जो इन्होंने हिंदू पॉपुलेशन जो मेजॉरिटी है उसको चार्ज किया, वो तो आज भी बात यही करते हैं कि पाकिस्तान को हमें सबक सिखाना चाहिए। वो 1971 के हालात से, उसकी सोच से बाहर नहीं आ सके, आज भी वही बातें करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी आर्मी है, उनकी एयरफोर्स है, नेवी है, वो तो सियासी लीडरशिप जो कहेगी वो करेंगे। उन्होंने बात की है कि हमारे ऊपर टू फ्रंट वॉर का खतरा है, लेकिन जो उनके स्ट्रेटेजिशियंस हैं, जो उनके प्लानर्स हैं, जो उनके इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो उनको बता रहे हैं कि ये टू फ्रंट वॉर वाला किस्सा बड़ा खतरनाक है, ये आप नहीं चला सकेंगे। लिहाजा वो बार बार उनको मशवरा दे रहे हैं कि कम से कम पाकिस्तान की तरफ अमन का हाथ बढ़ाएं। लिहाजा इस तरफ आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान के बारे में बहुत वॉर मॉन्गरिंग होती थी उसमें थोड़ी शिद्दत में कमी आएगी। और उसका पहला जो स्टेप आपने देखा वो जो LOC के ऊपर अभी इन्होंने एग्री किया, वरना तो मुआहदा 2003 से मौजूद था, किसने रोका था? 2014 के बाद इन्होंने ही उसमें तेजी की, इन्होंने हजारों के हिसाब से वायलेशन शुरू कर दी। अब अचानक क्या हो गया कि आके आपने कहा जी ठीक है अमन की बात होनी चाहिए, हम कहते हैं कि LOC को पुरअमन रखा जाए। मुआहदा तो पहले भी था, और दो इसकी गारंटी नहीं है कि आगे ये पुरअमन रहेगी, लेकिन बासूरत जब ये बात कर रहे हैं तो ये ज़हन में रखिए कि वो वॉर मॉन्गरिंग, वो एरोगेंस, वो जो बहुत नजर आता था कि जनाब आपके ऊपर हर वक्त हकारत की निगाह से, वो थोड़ा ठंडा पड़ गया और आगे मजीद पड़ेगा ठंडा। लेकिन हम जब बात करते हैं LOC की जनरल साहब, तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो खिलाफ वर्जी रोजाना होती है। अब DGO MO जो है उनके माबैन इत्तेफाक किया जाना कि 2003 के सीज फायर पर अमल दरामद किया जाएगा, क्या मुमकिन हो सकेगा? मैं ये आपको अर्ज कर रहा हूं कि चूंकि वायलेशंस भारत कर रहा था, अगर भारत को आज एहसास है कि वो टू फ्रंट वॉर नहीं संभाल सकता तो वो बिल्कुल अमल करेगा इस पे। लेकिन इसका हरगिज यह मतलब नहीं है कि वो आपसे कश्मीर का मसला हल करना चाहेगा या मुस्तकिल अमन की बात करेगा। ये उसकी एक मकाराना चाल होगी कि आज वो मुश्किल में है तो इसको ठंडा रखे LOC को, और कल जब उसके हालात बेहतर हो तो फिर कार्रवाई शुरू कर दे। लेकिन अगर मसला कश्मीर हल नहीं होता जनरल साहब, तो ये टेंशन तो रहेगी, फिर टेंशन खत्म कैसे होगी? टेंशन तो खत्म तभी होगी जब आप कश्मीर का मसला हल करेंगे। भारत को, अगर भारत कहता है कि जी LOC पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये मामला हमें अब सोचना चाहिए, तो फिर उससे यही बात होनी चाहिए कि आप सबसे पहला कदम तो ये उठाएं कि आर्टिकल 370 और 35A को बहाल करें। आप 5 अगस्त की पोजीशन पे जाएं और मुज़ाकरात शुरू कर दें। ठीक है जनरल साहब, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के माबैन डायलॉग की। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर मोदी पाकिस्तान का दौरा करते हैं मुस्तकबिल में तो क्या उससे बर्फ पिघल सकती है या हालात ऐसे ही कशीदा रहेंगे? इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। शायद लतीफ साहब ये बताइएगा कि अगर मोदी पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो क्या उससे बर्फ पिघल सकती है? क्योंकि दुनिया में इस वक्त जो दबाव है तमाम उन ममालिक पे जहां जंगी कैफियत मौजूद है, क्या भारत भी ऐसा दबाव कबूल कर सकता है? क्योंकि अमन की बात तो हर तरफ की जा रही है। भारत ये जंगी जुनून कब तक ये राग राब्ता रहेगा? देखिए, ये जो आपने बात की इसमें वजन है। अगर भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस नीयत से आता है कि अब वाकई हमें पाकिस्तान के साथ अमन करना है तो फिर तो ये बर्फ पिघल सकती है। मगर अगर वो इस नीयत से आए कि दुनिया को दिखाना है सिर्फ कि जी हम बड़े कदम ले रहे हैं, तो फिर अगर नीयत खराब है तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं हो सकते। और आज तक उसने जितने काम किए हैं वो नीयत के बुराई के किए हैं। यानी दुनिया को ये कहता रहा कि जी हमारा बायलैटरल मामला है कश्मीर का, हम आपस में डिस्कशन से हल कर लेंगे, तो वो तो आज तक हल नहीं हुआ। 70 साल से ज्यादा हो गए जो कश्मीर के अंदर कश्मीर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है उसके मुताबिक फैसला नहीं हुआ। ये भारत की बदनीयती है ना, तो उसके आने से असल मामला नीयत पे डिपेंड करेगा। अगर वहाँ ये सोच आती है और लीडरशिप ये समझती है कि उनके और हमारे मुल्क में गुर्बत और जो दूसरे मसाइल हैं उनको ख़त्म करना है
तो पाकिस्तान के साथ अमन की बात करो, मगर उसके लिए जो एक प्री कंडीशन है वो फिर कश्मीर है। आपको कश्मीर के बारे में और कश्मीर की जो सिचुएशन है उसमें आपको जो दुरुस्तगी है वो लानी पड़ेगी। शाह लतीफ़ साहब, जो 27 फरवरी 2019 को जो हालात पैदा हुए थे, जिसके बाद पूरी आलमी तवज्जो हुई इस खित्ते की तरफ, उसके बाद से इस बात का इम्कान है कि अब डायलॉग प्रोसेस में कहीं से कोई दबाव आ सकता है, कोई सालसी का किरदार अदा किया जा सकता है? अमेरिका में एक नई इंतजामिया आ चुकी है, क्या ये तवक्को की जा सकती है कि इन 2 सालों में जो कुछ दुनिया ने देखा है, दोनों मुल्कों के माबैन बढ़ती कशीदगी, इससे कोई सबक सीखा है दुनिया ने और कोई ऐसी सालसी का किरदार अदा करने कोई आ सकता है? देखें, ये बात जो है ये सच है कि दुनिया ने इस चीज से बहुत से नताइज अखज़ किए हैं, और फिर ये दोनों मुल्क जौहरी ताकत रखते हैं, और अगर कोई जौहरी जंग वाला मसला होता है तो उसका नुकसान सिर्फ इस खित्ते को नहीं होगा। ये जो रेडिएशंस हैं ये तो फैलेंगी, ये तो दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा इसकी जद में आएगा। तो दुनिया को अगर अपनी सलामती जो है वो सामने रखनी है तो उन्हें हर सूरत पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक अमन की सूरत हाल और एक डायलॉग की सूरत हाल पैदा करनी चाहिए। और ख़ासकर ये जो अमेरिका में चेंज हुई है, देखने में लगता है कि ये जो नए प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, वो इसमें एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए। जनाब शेर साहब, भारतीय वज़ीर मोदी अगर आते हैं पाकिस्तान तो क्या हम माजी की तरह से एक दौरा समझेंगे? जैसे कि शाह लतीफ़ साहब बात करें कि हमेशा दौरे तो होते रहे लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन सोच वही कार फरमा रही हिंदुस्तानी लीडरशिप की, इसलिए मसाइल हल नहीं हो सके। देखिए, जो तारीख बताती है वो तो यही है कि हिंदुस्तान वक्त गुजारता रहा है और मसले को हल करने की उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। आप इसको यूं देख लें कि ये कश्मीर का तो बहुत बड़ा मसला है, पुराना मसला है और यूनाइटेड नेशन की करारदादें हैं, लेकिन सियाचिन का मसला ले लें, सरक्रीक ले लें, वो उससे कहीं छोटे मसले हैं, लेकिन भारत ने उनको भी हल करने की कोशिश नहीं की। दूसरा जो इशू है वो ये है कि कश्मीर का मसला हल होने से पहले इसको मजीद बिगाड़ दिया गया हल का सोचने से पहले। अगर भारत की नीयत साफ है और वाकई उसका दौरा मसले को हल करने के लिए है, तो सबसे पहले तो उसको वो अपनी पोजीशन जो है उसको पीछे लेके जाना होगा 5 अगस्त वाली पोजीशन पे, यानी जहां आपने आर्टिकल 370 किया, जब आप एक अपनी डिस्प्यूटेड टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी बना के तो फिर पाकिस्तान में दौरा करने आएंगे, तो क्या मकसद है? उसका मतलब क्या है? आप अपना हल किया हुआ जो आपने सोचा था वो अपना हल करके कश्मीर को और वो मुसल्लत करने के लिए आ रहे हैं। आप पहले उन हालात को वापस लेके आए जिन हालात पे बातचीत का सिलसिला होना था। तो आज अगर आप बातचीत करने आ रहे हैं लेकिन आर्टिकल 370 एब्रोगेटेड है, 35 एब्रोगेटेड है, और जब वहां पे लाखों लोगों को कश्मीरियत दे दी गई, कश्मीर की सिटीजनशिप दे दी गई, वहां पे आबादी का तनासब बदलने का प्रोसेस बड़ा आगे जा चुका है, उसको आप वापस ना लाएं और बातचीत किस चीज पे भी करने के लिए आएंगे आप। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जरूरत यह है कि आप 5 अगस्त की पोजीशन पे वापस जाएं, फिर आगे अगर दौरा किया जाता है कुछ तो उसमें खुलूसी नीयत नजर आएगी, उसके बाद आप कह सकते हैं, वरना तो उससे पहले मैं समझता हूं कि एक धोखा होगा, एक सुराग होगा जिसके पीछे हमें जाना मुनासिब नहीं। जनरल साहब, अगर 27 फरवरी 2019 की बात की जाए, उसके बाद जिस किस्म के जारहाना अज़ाइम और जिस किस्म के जारहाना बयानात थे, लेकिन हिंदुस्तान ने कोई एडवेंचर किया नहीं। सीधा लाइन ऑफ कंट्रोल पे जरूर खिलाफ वर्जी होती रही, लेकिन कोई ऐसा एडवेंचर करने का उसने सोचा नहीं। क्या सोच की तब्दीली है या उसे फिर खौफ लाग था कि अगर ऐसा किया जाता है तो फिर शायद जवाब पाकिस्तान का सख्त हो सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि उसको ये चीज, इसका एहसास था कि ये उसको महंगा पड़ सकता है, ये काम उसको महंगा पड़ सकता है। इसके अलावा और कोई सोच नहीं। अगर आप कमजोरी दिखाते, कहीं मौका देते, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आप कुछ हो। आपकी ताकत, आपकी अफवाज का तैयार रहना, आपका अच्छी ट्रेनिंग, आपका अच्छा इक्विपमेंट, ये जमानत है इस चीज की कि आप अमन के हाल में रहेंगे, वरना आपके ऊपर जंग मुसल्लत की जाएगी। ये बड़ी सीधी सी बात है। आरएसएस की आइडियोलॉजी को देखिए, आरएसएस की आइडियोलॉजी में सवाए पाकिस्तान के और वो दुनिया के किसी और मुल्क को अपना दुश्मन समझते ही नहीं। उनके ख्याल में मुसलमान और पाकिस्तान, ये दोनों को जोड़ा हुआ उन्होंने। उनके ख्याल में उनकी आइडियोलॉजी को अगर खतरा है तो इस चीज से है।
लिहाजा वो इसको कभी भी बख्शने को तैयार नहीं होंगे, ये जब तक मोदी या इसकी आइडियोलॉजी मौजूद है। तो ये सोचना कि वो किसी बेहतरी उनकी सोच में आ गई, नहीं, वो उनको एक एहसास मौजूद है कि हाथ डाल के देखा था, हम कामयाब नहीं हो सके, आइंदा भी अगर पाकिस्तान के अंदर कमजोरी होगी तो हाथ डालेंगे, उसके बगैर अगर हाथ डाला तो हमारा हाथ तोड़ा जाएगा। तो ये वो चीज है जिसकी वजह से वो नारे तो लगाएंगे लेकिन करेंगे कुछ। शाह लतीफ साहब, आप भी इस बात से इत्फाक करते हैं कि आलमी दबाव तो एक तरफ, लेकिन हिंदुस्तान को ये अंदाजा है कि अब मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए 2019 के बाद बयानात की हद तक तो हिंदुस्तान रहा है, लेकिन कोई ऐसा बड़ा एडवेंचर करने का उसने सोचा भी नहीं। मैं इस चीज को बिल्कुल इसको मानता हूं कि हिंदुस्तान जो है वो बातों में हर चीज करता है, जबकि उसकी नीयत बिल्कुल उसके बरक्स होती है। वो वक्ती तौर पर पाकिस्तान को कमजोर कर पाएगा तो बयानबाजी भी करेगा और एक आध ऑपरेशन करके अपने लोगों की आंखों में दिखाना चाहेगा कि हम पाकिस्तान पर बर्तरी हासिल कर रहे हैं। मगर इंशाअल्लाह खुदा के फजल से हम चूंकि इस बारे में बखूबी वाकिफ हैं, हमने अपनी तैयारी भी कर रखी है और हम इस काम के लिए हर तरह से तैयार हैं और इसका उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको बिल्कुल पता है। हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें काफ़ी प्रोग्रेस की है। हमारी हवाई कुव्वत हो, ज़मीनी हो और समुद्री हो, हर तरफ से हम आगे गए हैं, प्रोग्रेस बड़ी अच्छी की है हमने, तो डेवलपमेंट अच्छी हुई है और इस चीज़ का उनको इल्म है। तो वो जो भी काम करेंगे वक्ती करेंगे और उसका मकसद भी वक्ती होगा, मगर वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी ख़त्म करने के लिए ज़हनी तौर पे उनका जो बयानिया है वो कभी भी उस तरफ नहीं देखेंगे। शाह लतीफ साहब, अगर हम आज के दिन की बात करें, आज आपने देखा लोगों ने बैनर्स आवेजा किए हैं, होर्डिंग लगे हुए हैं पूरे मुल्क के अंदर। आज का दिन फतह का दिन था पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन उसके बावजूद आज पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी लीडरशिप, पाकिस्तानी मीडिया अमन की बात कर रहा है कि हम खित्ते में अमन चाहते हैं, कोई हमारी जारहाना पॉलिसी नहीं है। क्या आप समझते हैं रिस्पॉन्सिबल नेशन का हमारा मीडिया एक किरदार अदा करता है? जबकि हिंदुस्तान को अगर हम देखें तो कुछ छोटा सा वाक़या भी होता है, जिस तरीके से वहाँ उनका मीडिया जंगी जुनून पैदा करता है, वो भी एक सोसाइटी के अंदर एक अफरा तफरी पैदा करने का सबब बनता है। हमने बिल्कुल ठीक बात की। मैंने भी पहले कहा था कि उनका मीडिया वही लाइन लेता है जो आरएसएस की लाइन है और जो उनकी लीडरशिप, सियासी लीडरशिप की लाइन है, और वो जंगो जदल है और पाकिस्तान दुश्मनी का एहसास है। मगर हमारा मीडिया उससे कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और हम हक और सच की बात ज़्यादातर करते हैं। तो इसलिए चूंकि उनके मीडिया को और उनकी आवाम को भी यही आदत हो चुकी है, लिहाजा वो उसी तरह के गीत सुनना चाहते हैं और मीडिया उनको वही गीत सुनाना चाहता है। जरा साहब, आज के दिन, जैसे कि शायद साहब से भी हमने पूछा कि आज का दिन पाकिस्तानियों के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए, तमाम अस्करी इदारों के लिए एक फतह का दिन था जब हमने हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था, लेकिन उसके बावजूद आज पूरी लीडरशिप पाकिस्तान की अमन की बात कर रही है। इसे क्यों कमजोरी समझा जाता है? दुनिया हमारी इस बात को कमजोरी क्यों समझती है? देखिए, बात यह है, अगर आप अपने वजीर आजम का श्रीलंका का दौरा ही सामने रखें और शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट्स भी देखें, तो उन्होंने कहा है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी डायरेक्शन जियो पॉलिटिकल से हटके, जियो पॉलिटिक्स से हटके जियो इकोनॉमिक। उसकी बड़ी बुनियादी वजह है कि एक तो वैसे ही पाकिस्तान की अपनी बहुत सारी माली माशी प्रॉब्लम्स हैं ही हैं, लेकिन कोविड ने पूरी दुनिया में माशियात को बड़ा धचका दिया। जब से ये एक साल से ऊपर हो गया, ये अरसा 1.5 साल तकरीबन हो चला है, कोविड ने दुनिया को हिला के रख दिया और बिजनेस और कारोबार, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, ये सब चीजें बुरी तरह इफेक्ट हुई। तो बात यह है कि माशियात अगर आपकी ठीक होंगी तो अवाम को मुतमईन कर सकेंगे, अगर अवाम मुतमईन नहीं तो जंगे मजीद आपके लिए मिजरी लेके आए। तो जहां आपने तैयार रहना है जंग के लिए, जहां दिफा को हर वक्त आप अपनी नजरों के सामने रखते हैं, उसके साथ साथ अवाम की फलाह व बहबूद आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आप ये नहीं चाहते कि हर वक्त जंग का नारा लगाएं और उसी में आपकी जो माशियात हैं वो बिल्कुल आपके हाथ से निकल जाएं, तबाह हो जाएं, ताकि अवाम जो है वो फिर रोना रोती रहे। तो ये बड़ा जरूरी है कि अमन का वक्त आए, अमन का वक्त मिले, तो वो सिर्फ पाकिस्तान के मफाद में नहीं, वो हर किसी के मफाद में है। जो भी अमन से फायदा उठाए वो अपने अवाम की बेहतरी के लिए करे। वजीर आजम ने वहां श्रीलंका में ये स्टेटमेंट दी थी कि इस खित्ते में गुर्बत को दूर करना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए।
तो जंगों से तो गुर्बत दूर नहीं होती, जो अमन से दूर होती है। वजीर आजम अक्सर मिसाल देते रहते हैं, कभी चाइना की, कभी किसी और मुल्क की, जहां गुर्बत दूर की गई है तो वो अमन से हुई है, माशियात की तरक्की की वजह से हुई। तो मेरा ख्याल है फोकस बदलना, यही दुनिया पूरी का इस वक्त रवैया मुझे भी नजर आता है। अगर भारत इसमें नाराबाजी करे और सिर्फ जंगी बातें करे तो मैं समझता हूँ वो हकायक को झुठला रहा होगा, अपने ही लिए काउंटर प्रोडक्टिव चीज कर रहा होगा जो दुरुस्त नहीं। शाह लतीफ साहब, ये जो जंगी जुनून की बातें हैं, ये बयानात हैं, ये हर्जा सराई है, इसको तो अब आलमी सतह पे भी तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है। तो हम तो कर सकते हैं कि अब शायद हिंदुस्तान इससे बाज आएगा। ये आलमी जो प्रेशर है, सिर्फ यही एक चीज है जो हिंदुस्तान को इस तरह की बातों से और इस तरह के कामों से रोक सकती है। ठीक, मगर आलमी प्रेशर और दबाव वहाँ तक है कि वहाँ पे भी बातचीत होती है, मगर इस पर अमल दरामद नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे भी दोगली पॉलिसी अपनाई जाती है कि अपने इंटरेस्ट को, अपने मफादात को, जिसके अंदर जो असल मकसद है वो है अपनी मईशत। तो हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, बड़ी मार्केट है, तो लोग जो हैं उस तरफ देखते हैं और हिंदुस्तान की तरफदारी करते हैं। हिंदुस्तान की जो असल कमजोरियां हैं और असल जो उसके अज़ाइम हैं उनकी तरफ इशारा नहीं किया जाता। तो दबाव तो होगा, मगर आलमी दबाव के लिए अगर वो मुल्क ये काम चाहे तो दबाव होगा, जबकि आम तौर पे ऐसा नजर नहीं आता। जनरल साहब, शॉर्ट कमेंट आपसे भी चाहूंगा कि ये बयानात अब दुनिया शायद इनको तस्लीम नहीं करती, जंगी जुनून के बयानात को, इसका नोटिस लिया जाएगा? देखिए, इसका नोटिस लिया जाएगा। अमेरिका बड़ी वाज़ेह पॉलिसी करेगा। अमेरिका को एक मसला है कि जब भारत दोनों तरफ, एक तो भारत को वो चाहेगा कि वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करे चाइना की तरफ, पाकिस्तान की तरफ ना करे। ठीक है। दूसरी तरफ ये भी मसला है कि पाकिस्तान एतराज करता है कि जब अमेरिका हथियार मुहैया करता है, अमेरिका कहता है कि हम चाइना के खिलाफ दे रहे हैं, हम कहते हैं कि नहीं, हमारे खिलाफ आपका स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है वो टिल्ट हो रहा है चाइना, इंडिया की फेवर में। तो ये प्रेशर इंडिया के ऊपर आएगा कि पाकिस्तान की तरफ आप जंगी जुनून कम करें और फोकस करें चाइना की तरफ। तो ये डेफिनेटली एक तब्दीली आएगी, आप देखेंगे। आप जनरल अमजद शेर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल रिटायर शाह लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।